वेलकम टू मौर्य। आई एम योर साइकोलॉजी टीचर उमा चौधरी। और हमने अपनी प्रीवियस क्लास में साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था कि बेसिकली साइकोलॉजी कहाँ से आया है, साइकोलॉजी वर्ड का मीनिंग क्या है, साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है, ठीक है, साइकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। तो ये जो कुछ कॉन्सेप्ट थे बेसिकली हमने इनको स्टडी किया था कि साइकोलॉजी के रूट्स कहाँ हैं। अब आज की क्लास में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, उस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे कि साइकोलॉजी की हिस्ट्री जो है आज से 2500 साल पहले जो साइकोलॉजी इवॉल्व हुआ वो कैसे हुआ, कौन कौन से जो अपन कह सकते हैं प्रोमिनेंट नेम्स थे जिन्होंने साइकोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, कह सकते हैं कि साइकोलॉजी का जो इवॉल्व करने में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था। उसके बाद में साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं कि कहाँ से साइकोलॉजी जो आज इस साइकोलॉजी को हम पढ़ रहे हैं, आज इस मनोविज्ञान के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कहाँ से आया, कैसे आया, किसने क्या दिया, इंडिया में साइकोलॉजी कैसे इवॉल्व हुआ, उन कुछ चीज़ों पे आज हम फोकस करेंगे, उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि साइकोलॉजी जो थी बेसिकली वो आज से 2500 साल पहले डेवलप हुई। जब वो डेवलप हुई तो हमने इस चीज को जान लिया था अपनी प्रीवियस क्लास में, हमें पता था कि ग्रीक फिलोसफी से जो साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट है वो आए। तो ग्रीक में अभी जो साइकोलॉजी थी, मन का विज्ञान था, जिसको सब लोग बात करते थे कि हाँ एक ऐसी चीज होती है, हाँ जो सोल होती है, उस सोल की स्टडी हम करेंगे। हमने जाना था कि साइकोलॉजी का जो इनिशियल मीनिंग था वो क्या था, स्टडी ऑफ सोल। तो सब लोग कहते थे कि सोल की जो स्टडी है उससे हमें पता चल जाएगा कि बेसिकली हम कोई भी एक्टिविटी कुछ कर रहे हैं, जो हमारी कोई भी क्रिया हो रही है, कोई भी एक्टिविटी है, कोई भी वर्क कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, उसका मीनिंग क्या है। तो जब हम उस चीज को समझने की बात करते हैं बेसिकली तो हमें पता चलेगा कि इस क्यों का सवाल उनका जो जवाब है ये उन्होंने भी ढूंढने की कोशिश की थी ग्रीक फिलोसोफर्स ने, और उसके बेसिस पर फिर उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए। उसके बेसिस पर साइकोलॉजी ओवर द इयर्स आज जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में इवॉल्व हुआ। तो शुरुआत करते हैं, फर्स्टली जो साइकोलॉजी था वो किस वे में इवॉल्व हुआ। ठीक है, ये आपको कुछ फोटोज दिख रही हैं, ठीक है। ये जो पिक्चर्स हैं ये बेसिकली किसकी हैं, ये है ग्रीक फिलोसोफर्स की फोटोज। सबसे पहले बात करते हैं सोक्रेटिस की, ठीक है, उसके बाद में प्लेटो, उसके बाद में एरिस्टोटल, ठीक है। ये तीनों ही कह सकते हैं कि ग्रीक फिलोसफी में बहुत प्रोमिनेंट नेम है। आपने पहले भी इनका नाम सुना होगा, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ठीक है, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस एंड प्लेटो। इस वे में आपने इनके नाम पहले भी सुने होंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट ग्रीक फिलोसोफर्स थे। हर सब्जेक्ट में इनका कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, लेकिन हम बात करें साइकोलॉजी के रेफरेंस में तो यहाँ पे हम जानेंगे कि बेसिकली साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट जो थे ग्रीक फिलोसोफर्स ने, और इनके अलावा जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे उन्होंने क्या क्या दिए, कैसे कैसे दिए। जो सोक्रेटिस थे बेसिकली वो प्लेटो के टीचर थे, ठीक है। जो प्लेटो थे वो अरिस्टोटल के टीचर थे। बेसिकली की जो शुरुआत हुई जो भी चीज को पढ़ने की वो यहाँ से हुई। जो सोक्रेटिस थे उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स, थ्योरीज थी, कुछ स्टडीज किए, फिर वो थ्योरी जो प्रिंसिपल्स है वो किसको ट्रांसफर हुए, प्लेटो को ट्रांसफर हुए। प्लेटो ने उस चीज को स्टडी किया, साथ में अपना कुछ नया एड ऑन भी किया, फिर उसके साथ में वो चीजें कहाँ ट्रांसफर हुई, यहाँ ट्रांसफर हुई। और इन्होंने भी क्या किया, जो था वो पुराना स्टडी किया, साथ में अपना नया एड ऑन किया। इनके बारे में कुछ फैक्ट्स बात कर लेते हैं, कुछ जनरल बातें इनके बारे में जो शायद आपके लिए बहुत ही कह सकते हैं इंटरेस्टिंग हो सकती हैं। एरिस्टोटल ने 4000 प्लस बुक्स लिखी थी अपनी लाइफ टाइम में, 4000 से ज्यादा बुक्स इन्होंने लिखी थी। और इनकी जो मोस्ट पॉपुलर बुक जहां पर उन्होंने साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट की बात की थी उसका नाम था डी एनिमा। इनकी एक बुक थी डी एनिमा। एक इनकी साइकोलॉजी की बुक थी डी एनिमा, जिसके बारे में एरिस्टोटल ने मोस्ट इम्पोर्टेंटली साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट इस बुक में इन्होंने, साइकोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट थे उनको इस बुक में इन्होंने एक्सप्लेन किया था। और पूरे लाइफ टाइम में 4000 से ज्यादा बुक्स इन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो ये जो सोक्रेटिस थे ये बेसिकली कह सकते हैं कि बहुत ही इनके बारे में एक बहुत पॉपुलर चीज है कि बहुत ही अगली रहते थे, अनहाइजीनिक रहते थे, लेकिन बहुत ही कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट जीनियस पर्सन थे ये तीनों ही। जो एरिस्टोटल थे उनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कंसिडर किया जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी का एक ऐसा प्रिंसिपल, एक ऐसी बेस कह सकते हैं कि कैसी फाउंडेशन इन्होंने रखी जिसके बेसिस पर साइकोलॉजी को आज भी स्टडी किया जाता है। तो इस वजह से इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी इनको कहा जाता है, लेकिन अपन सिर्फ साइकोलॉजी के रेफरेंस में बात करेंगे कि साइकोलॉजी के रेफरेंस में इनको और क्या क्या कहा जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोमिनेंट ग्रीक फिलोसोफर्स थे जिन्होंने साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए। सबसे पहले बात कर रहे हैं एल्केमेन की, ठीक है।
एल्केमियन जो थे बेसिकली एक फिजियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जो कि ह्यूमन बॉडी डिसेक्शंस पे स्टडी कर रहे थे। और उन्होंने ह्यूमन बॉडी डिसेक्शन की अपनी स्टडी में बताया कि जो माइंड होता है, ब्रेन, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर हमें जानना है कि कोई भी इंसान कोई भी काम क्यों करता है, उसका कोई भी बिहेवियर अगर वो कर रहा है तो उसके पीछे का कॉज क्या है, तो उसके लिए हमें सोल को स्टडी करना होगा। और किस वे में करना होगा? एक साइंटिफिक वे में करना होगा, क्योंकि ये खुद भी एक साइंटिस्ट थे, एक फिजियोलॉजिस्ट थे। तो उन्होंने बेसिकली इस चीज की फाउंडेशन रखी कि स्टडी ऑफ सोल एज अ साइंस। तो ये चीज उन्होंने पहली बार बताई, स्टडी ऑफ सोल एज अ साइंस। स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का वैज्ञानिक अध्ययन, सोल, स्टडी ऑफ सोल एज अ साइंस, आत्मा का वैज्ञानिक अध्ययन। ये जो कॉन्सेप्ट था सबसे पहले अल्केमियन ने दिया था, ठीक है, किसे? ईसा से 6वीं शताब्दी पूर्व, बिफोर 6th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, ये कॉन्सेप्ट अल्केमियन ने दिया था। उसके बाद में जो दूसरे कह सकते हैं प्रोमिनेंट नेम जो ग्रीक फिलोसफी में, वो था हिपोक्रेटिस का, जिनको फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, आप लोगों में से बहुत लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, याद रखें, फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। इनसे पहले, हिपोक्रेटिस के आने से पहले मेडिसिन का यूज नहीं किया जाता था। कोई भी चीज होती थी, कोई भी इलनेस होती थी, इसको माना जाता था कि कोई इविल पोजेशन है, भूत प्रेत का साया, या फिर भगवान की कोई पनिशमेंट है जिसकी वजह से बीमारी हो गई है। लेकिन हिपोक्रेटिस के ही अपन कह सकते हैं, ऑल थैंक्स टू हिपोक्रेटिस। उसके बाद में इस चीज को, इंडिया की बात नहीं करें, हम बात करें ग्रीक की, ग्रीक में इन चीजों को इस तरीके से कंसिडर किया जाता था। इन्होंने एक पर्सनैलिटी की थ्योरी दी कि जो इंसान की पर्सनैलिटी है, ह्यूमन पर्सनैलिटी, मानव व्यक्तित्व जो है, वो किस वे में होगा, ठीक है, उसको उन्होंने फ्लूइड के बेसिस पे समझाया। उन्होंने क्या दी? अपनी एक फ्लूइड थ्योरी थी। उन्होंने कहा कि जो ह्यूमन बॉडी है उसमें 4 तरीके के फ्लूइड्स होते हैं। चार तरीके के फ्लूइड होते हैं, द्रव्य होते हैं, ठीक है। उन द्रव्य के बेसिस पे उन्होंने कहा कि ये जो द्रव्य होंगे, अगर इन 4 द्रव्यों में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, अगर इनमें क्या हो सकता है, असंतुलित हो जाएंगे, तो उसकी वजह से पर्सनैलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। सबसे पहले उन्होंने बताया पीला पित्त, इसको अपन कहेंगे येलो बाइल, ठीक है, ब्लैक बाइल, काला पित्त। इन चारों चीजों में बताया कि इसमें इम्बैलेंस क्रिएट होगा तो कोई भी पर्सन है उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। और उसके साथ में लास्ट बताया, लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने बताई वो थी फ्लैजी, इसको अपन कह सकते हैं कफ या बलगम। तो ये 4 चीजें उन्होंने बताई और कहा कि इसमें अगर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, इन चारों फ्लूइड्स में अगर इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी में क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। और इसमें भी इन्होंने ब्लड को सबसे अच्छा बताया कि अगर जो ब्लड है वो सबसे अच्छा होता है, उसकी क्वांटिटी अगर ज्यादा होगी तो पर्सनैलिटी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा एडजस्टेड होगी, जो वातावरण के साथ में इजीली समायोजित हो पाए। और अगर ऐसी पर्सनैलिटी जिसमें ब्लड का अमाउंट कम होगा और इन चारों में से किसी का जो अमाउंट होगा, उसकी क्वांटिटी जो होगी, मात्रा जो होगी, अगर वो ज्यादा होगी, तो जो पर्सन होगा वो कैसा होगा, माल एडजस्टेड होगा, मतलब कुसमायोजित, जो कि हमारे अपने एनवायरनमेंट के साथ में अच्छे से समायोजित नहीं हो पाएगा, या अपनी लाइफ की जो डे टू डे लाइफ की जो चीजें हैं वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो ये जो फ्लूइड थ्योरी थी या ह्यूमन पर्सनैलिटी के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया था, ये किसने दिया था, हिपोक्रेटिस ने दिया था, ठीक है। फिर इसके बाद में बात हो रही है सोक्रेटिस की। सोक्रेटिस थे, उन्होंने जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने किसकी बात की थी, सोक्रेटिस ने? सोक्रेटिस ने किस चीज के बारे में बात की? सोक्रेटिस ने बात की थी कि जो माइंड है, अब तक तो हम सिर्फ सोल की स्टडी कर रहे आ रहे थे कि सोल जो है वो कुछ होता है, आत्मा कुछ होती है, लेकिन जो सोक्रेटिस थे पहली बार उन्होंने सोल के साथ में एक माइंड का कॉन्सेप्ट भी था वो उन्होंने ऐड किया कि आत्मा के साथ में मन भी कुछ होता है, मन भी होता है, ये आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, इनके बीच में आपस में इंटरेक्शन चलता रहता है। और इस इंटरेक्शन को जब अपन स्टडी करते हैं, ये जो अभिक्रिया इनके बीच में होती रहती है, और इस अभिक्रिया के अध्ययन को ही इन्होंने मनोविज्ञान कहा। ये जो अभिक्रिया है इसका अध्ययन क्या है, मनोविज्ञान, ठीक है।
ये चीज किसने बताई? ये जो कॉन्सेप्ट था, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये किसने दिया था? ये दिया था सुकरात ने। ठीक है, ये सुकरात का कॉन्सेप्ट था। सुकरात ने, सोक्रेटिस ने कॉन्सेप्ट दिया कि सोल और माइंड दो चीजें होती है, आपस में विक्रिया करती है, इंटरेक्शन करती है, और उस इंटरेक्शन को क्या करते हैं, उसकी जो इंटरेक्शन का जो अध्ययन होगा उसको उन्होंने मनोविज्ञान या फिर साइकोलॉजी कहा। ये कॉन्सेप्ट जो था ये किसने दिया था? सोक्रेटिस ने दिया था, सुकरात ने दिया था। माइंड सोल के साथ साथ में माइंड का जो एक नया एडिशन कॉन्सेप्ट जो दिया था वो सुकरात लेकर आए थे। उसके बाद में बात करते हैं प्लेटो की। ठीक है, प्लेटो ने क्या किया? सुकरात ने किसकी बात की थी? माइंड प्लस सोल। ठीक है, प्लेटो ने किस चीज की बात की? इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, डुअलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, इन्होंने किसकी बात की? डुअलिज्म की बात की। डुअलिज्म की बात कैसे की? कि जो इनके टीचर ने इनको जो चीजें सिखाई थी कि माइंड है, एक बॉडी है, एक माइंड है, एक सोल है, तो उस सोल और माइंड के जो कॉन्सेप्ट को इन्होंने क्या कहा कि जो सोल है प्लस जो माइंड है ये क्या है? दोनों सेपरेट चीजें हैं, सेपरेट हैं, लेकिन आपस में क्या करती रहती है? इंटरेक्शन जरूर करती रहती है। ठीक है, इन्होंने कहा दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं लेकिन इंटरेक्शन आपस में करती रहती है। और इस इंटरेक्शन को जब हम स्टडी करते हैं तो उन्होंने उसको क्या कहा? साइकोलॉजी का। जिससे इस चीज को अपन ऐसे समझ सकते हैं, ये हो गया सोल, ये हो गया माइंड, और ये जो पार्ट है इसमें इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, इस पार्ट को जब हम स्टडी करेंगे तो इस चीज को उन्होंने क्या कहा? ये जो स्टडी वाला जो पार्ट है इसको उन्होंने कहा, जिस चीज को हम स्टडी कर रहे हैं उसको उन्होंने कहा साइकोलॉजी। जब हम सोल एंड माइंड इनके इंटरेक्शन को जब स्टडी कर रहे हैं तो उसको उन्होंने साइकोलॉजी का। और ये जो सेपरेट एंटिटीज की जो बात की, इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने क्या कहा? कॉन्सेप्ट ऑफ डुअलिज्म। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने डुअलिज्म कहा, इसको हिंदी में अपन कह सकते हैं द्वैतवाद। ये चीज जो थी वो किसने? प्लेटो ने बताई। फिर इसके बाद में इनके बाद में आते हैं एरिस्टोटल। अरस्तु, जो अरस्तु थे बेसिकली उन्होंने किस चीज की बात की? अपने टीचर्स के साथ में उन्होंने कुछ एक अलग बात की। उन्होंने क्या कहा? जो अरस्तु ने बात की, अरस्तु ने कहा कि जो माइंड है प्लस जो सोल है, ठीक है, जो मन है और जो आत्मा है वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं और वो दोनों क्या है? इनसेपरेबल है। मतलब इनको अलग अलग नहीं किया जा सकता, ये आपस में क्या है? अंदर से ही ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। मन और आत्मा इन दोनों चीजों का ऐसा कॉन्सेप्ट था कि ये बेसिकली आपस में इनके बीच में क्या रहता है? इंटरेक्शन रहता है। ये चीज किसने कही? एरिस्टोटल ने कही। ये जो कॉन्सेप्ट था ये किसका था? अरस्तु का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, एरिस्टोटल ने इस चीज के बारे में बात की। इस चीज को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, ये हो गया मन, ये जो मन है और ये जो सोल है, ये दोनों क्या है? कोई कह सकते हैं अपन कोई डेफिनेट सोल और माइंड दोनों है और यही ये इंटरेक्शन करते रहते हैं। इनके बीच में अपन ये नहीं कह सकते, जैसे कि जो प्लेटो ने बताया था, उन्होंने क्या कहा था? दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं, ये अलग है सोल, ये माइंड अलग है, और यहाँ ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करें और इसको स्टडी करेंगे तो हम उसको कहेंगे, ये किसने कहा था? डुअलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था उसको साइकोलॉजी कहेंगे। ये तो कॉन्सेप्ट दिया था, ये तो दिया था प्लेटो ने। ठीक है, वही इनके जो स्टूडेंट थे अरस्तु, अरिस्टोटल, उन्होंने क्या कहा कि दोनों एक ही चीजें हैं, इनको हम क्या करते हैं? इनसेपरेबल है, इनको अलग अलग नहीं कर सकते कि कोई डेफिनेट लाइन लगा दें, वो पॉसिबल नहीं है, वो चीज हम नहीं कर सकते। ये आपस में यहाँ पे इंटरेक्शन करेंगे और इस इंटरेक्शन को हम स्टडी करेंगे, तो उसको उन्होंने क्या कहा? साइकोलॉजी। और बहुत पॉपुलर इन्होंने एक बुक लिखी थी, इसको हमने क्या कहा था? डी एनिमा, इनकी बुक का नाम। उसके बाद में आते हैं इंपॉर्टेंट नेम रेने डेकार्टे। ठीक है, डेकार्टे ने बेसिकली क्या बात की? डेकार्टे ने माइंड, बॉडी एंड सोल, 16वीं शताब्दी, अब तक क्या थी? हम बात करते हैं बिफोर क्राइस्ट, अब हम बात करें 16th सेंचुरी, आज से कह सकते हैं 500 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो जो डेकार्टे थे, बेसिकली, तो डेकार्टे ने किस चीज की जो कॉन्सेप्ट दिया था? डेकार्टे का जो कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली क्या कहता है? डेकार्टे ने ये चीज की कि जो माइंड
बॉडी और सोल, जिसके बारे में प्रीवियसली ग्रीक फिलोसोफर्स बात कर रहे थे, उसके साथ में इन्होंने एक बॉडी, एक नई चीज और ऐड कर दी। और उन्होंने क्या कहा डेकार्टे ने, जो सोल है, जो माइंड है, जो बॉडी है, ये तीनों इंटरेक्शन करती है आपस में। और किसके थ्रू करती है? एक ग्लैंड होती है, ये आपस में क्या करती है? इंटरेक्शन करती हैं। ठीक है, ये आपस में इंटरेक्शन करते रहते हैं इस तरीके से, और जिसके थ्रू इंटरेक्शन करते हैं, जो इंटरेक्शन का जो मीडियम है, उस इंटरेक्शन के मीडियम को इन्होंने एक नाम दिया। जो हमारी बॉडी की एक ग्लैंड होती है, उसको उन्होंने क्या कहा कि ये जो इंटरेक्शन का मीडियम क्या है? ये पीनियल ग्लैंड। इसके थ्रू ये इंटरेक्शन होता है। ये चीज डेकार्टे ने एक्सप्लेन की, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था इसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो सही नहीं था। लेकिन ये जो नया कॉन्सेप्ट था उस टाइम पर बहुत पॉपुलर हुआ था। ये जो कॉन्सेप्ट था, ये किसने दिया था? ये रेने डेकार्टे ने दिया था। उसके बाद रुडोल्फ कॉकलिनियस एक और नाम है। 1590 में 1590 में रुडोल्फ कॉकलिनियस जो थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी रुडोल्फ कॉकलिनियस ने, जिसका नाम था साइकोलॉजिया। कब लिखी थी? 1590 में लिखी थी। ठीक है, 1590 में एक बुक लिखी थी। किसने लिखी थी? रुडोल्फ कॉकलिनियस। इनका नाम ऐसे भी मिल जाएगा आपको लिखा हुआ। आप रुडोल्फ कॉकलिनियस भी कह सकते हैं, रुडोल्फ कॉकली भी कह सकते हैं। उन्होंने 1590 में एक बुक लिखी है साइकोलॉजिया, जहां पर पहली बार ही कॉइन्ड द टर्म। पहली बार उन्होंने एक टर्म थी साइकोलॉजी, इसको कहेंगे, उस साइकोलॉजी की जो टर्म थी उसको पहली बार यूज किया। तो साइकोलॉजी का जो शब्द देने का, जो प्रतिपादन का जो क्रेडिट है, वो किसको जाता है? वो जाता है रुडोल्फ कॉकलिनियस को, क्योंकि पहली बार उन्होंने एक क्या लिखी थी? बुक लिखी थी साइकोलॉजिया, जहाँ पर पहली बार कब लिखी थी? 1590 में, जहाँ उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया, इस वर्ड को यूज किया। किसने? रुडोल्फ कॉकलिनियस ने ये जो वर्ड था इसको यूज किया। तो ये बात हुई हमारे प्रोमिनेंट ग्रीक फिलोसोफर्स की। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ओवर द ईयर साइकोलॉजी इवॉल्व होता रहा, लेकिन ऐसी कोई कह सकते हैं बड़ा इवेंट नहीं हुआ, कोई मेजर इवेंट नहीं हुआ साइकोलॉजी की हिस्ट्री में। और साइकोलॉजी की हिस्ट्री में जो मेजर इवेंट जो हुआ वो कब हुआ? 1879 में, 1879 में। ठीक है, किसके द्वारा हुआ? विल्हेम वुंट के द्वारा हुआ। विल्हेम वुंट एक नाम है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट थे विल्हेम वुंट। उन्होंने क्या किया? उनकी वजह से साइकोलॉजी में एक मेजर इवेंट हुआ। इन्होंने जो जर्मनी में रहते थे वहां पर उन्होंने क्या किया? एक लैब एस्टेब्लिश की। तो साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब थी साइकोलॉजी की, वो इन्होंने एस्टेब्लिश की, फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी। और कहाँ एस्टेब्लिश की? लेप्जिग यूनिवर्सिटी, जर्मनी। लेप्जिग यूनिवर्सिटी कहाँ है? जर्मनी में है। उस जर्मनी में उन्होंने ये लेप्जिग यूनिवर्सिटी जो है, वहां पे उन्होंने साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब जो थी वो लैब एस्टेब्लिश की। किसने की? विल्हेम वुंट ने की। वुंट ने साइकोलॉजी की पहली लैब एस्टेब्लिश की। ठीक है, जो साइकोलॉजी की क्या थी? फर्स्ट लैब थी। कहाँ की? लेप्जिग यूनिवर्सिटी में की। लेप्जिग यूनिवर्सिटी कहाँ है? जर्मनी में। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली किसने किया? ये जो चीज थी एस्टेब्लिश किसने की थी? विल्हेम वुंट ने की थी। ठीक है, विल्हेम वुंट ने 1879 में साइकोलॉजी की पहली लैब एस्टेब्लिश की। कहाँ पे की? लेप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी में, जो साइकोलॉजी की पहली लैब थी। और उसके बाद से जो साइकोलॉजी जो साइंस था, उसकी साइकोलॉजी की जो फाउंडेशन थी एज अ साइंस, साइकोलॉजी फाउंडेशन जो थी एज अ साइंस, वो किसने रखी थी? विल्हेम वुंट ने, जब उन्होंने लैब एस्टेब्लिश की। क्योंकि आपको पता है साइकोलॉजी के जितने भी अपन कहते हैं साइंस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, उनकी जो स्टडी होती है वो लैब में होती है। तो अब उसके बाद में 1879 में साइकोलॉजी की लैब थी, और साइकोलॉजी कहता है एक साइंस था। साइकोलॉजी जब एक साइंस बन गया, इट मीन साइकोलॉजी एक अलग से डिसिप्लिन बन गया, एक अलग से सब्जेक्ट बन गया। अब ये फिलोसफी का जो एक पार्ट था, ये पहले
फिलोसफी एंड बायोलॉजी का, उस पार्ट से ये बिल्कुल अलग हो गया और इसको अलग करने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है? विल्हेम वुंट को जाता है। विल्हेम वुंट, ठीक है, इसका क्रेडिट विल्हेम वुंट को जाता है। इस चीज के बारे में हमने बात की, ठीक है। इसके बारे में अब हम जानते हैं। जो विल्हेम वुंट है उनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने साइकोलॉजी की जो पहली लैब थी वो एस्टैब्लिश की थी, इसलिए इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है। मैंने आपको बता दिया 1879 लेप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी। लेप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी में पहली क्या थी? फर्स्ट लैब ऑफ साइकोलॉजी किसने एस्टैब्लिश की थी? विल्हेम वुंट ने एस्टैब्लिश की थी। उसके बाद में एक चीज और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है एडवर्ड थॉर्नडाइक को, क्योंकि उन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी में बहुत इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा, जरूरी चीज है, फैक्ट है। फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एडवर्ड थॉर्नडाइक, फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन? विल्हेम वुंट। और ओवरऑल देखा जाए ग्रीक फिलोसोफर्स में से फादर ऑफ साइकोलॉजी का ऑप्शन अगर आपके एग्जाम में आता है तो एरिस्टोटल, जो अपन कह सकते हैं कि जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसमें बात करते हैं तो वहां पे फादर ऑफ साइकोलॉजी है विल्हेम वुंट। और एरिस्टोटल का नाम एक साथ नहीं आएगा, आया भी नहीं है आज तक कभी। इसके बाद में अपन बात करते हैं 1879 विल्हेम वुंट ने लेप्जिग यूनिवर्सिटी जर्मनी में क्या की? साइकोलॉजी की पहली लैब स्टैब्लिश की। इसके बाद में 1890 में दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट साइकोलॉजी की हिस्ट्री में। साइकोलॉजी में अब तक बुक्स तो बहुत आई थी लेकिन एक टेक्स्ट बुक नहीं आई थी यहाँ पे साइकोलॉजी क्या है, कैसे है, कौन कौन से अप्रोचेस है स्टडी करने के, साइकोलॉजी के मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा कोई बुक नहीं आई थी। ऐसी कह सकते हैं कि साइकोलॉजी की जो पहली टेक्स्ट बुक थी, मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस चीज को हाईलाइट किया गया है? टेक्स्ट बुक जो थी साइकोलॉजी की पहली, वो 1890 में विलियम जेम्स ने लिखी थी। उस बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। विलियम जेम्स क्या थे? अमेरिकन थे, ठीक है। और अमेरिका में इस टाइम पे साइकोलॉजी के लिए उन्होंने ये जो बुक लिख करके बहुत बड़ा काम किया था, इसलिए अमेरिका में जो फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं, ठीक है, अमेरिका में फादर ऑफ साइकोलॉजी जो है वो विलियम जेम्स को माना जाता है। लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वो किसको कंसिडर करते हैं? वुंट को कंसिडर करते हैं। लेकिन अमेरिका में फादर ऑफ साइकोलॉजी विलियम जेम्स माना जाता है। तो अगर आपके एग्जाम में वुंट ऑप्शन में नहीं आ रहे, विलियम जेम्स ऑप्शन में है फादर ऑफ साइकोलॉजी के, तो आप जेम्स कर सकते हो। उसके बाद 1892 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो है वो एस्टैब्लिश की गई। इसको किसके थ्रू करी गई? स्टैनले हॉल के द्वारा, ठीक है। स्टैनले हॉल जो बाद में इसके चेयरमैन भी बने, उन्होंने क्या किया? उन्होंने फोर्स किया कि एक ऐसी एक एसोसिएशन होना चाहिए भारतीय, कह सकते हैं कि एक ऐसा अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, मनोवैज्ञानिक संघ होना चाहिए जहां पर साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, ठीक है, डिबेट्स हैं, उनको क्या किया जा सके? स्टडी किया जा सके। कैसा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कैसा टॉपिक, कह सकते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। तो उसके बाद में उनके एफर्ट्स पे जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो एसोसिएशन थी, वो एस्टैब्लिश की गई। और इसी के साथ में इंडिया में जो एसोसिएशन थी, जिसको हमने कहा इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो थी वो एस्टैब्लिश की गई। कब की गई? 1924 में, 1924 में। सेम जैसे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन थी जो कि 1892 में एस्टैब्लिश की गई थी, उसी के बेस पर इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एस्टैब्लिश की गई। और की गई कब की गई? 1924 में की गई, ठीक है, इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज जो थी, अब बात करते हैं कि इंडिया में साइकोलॉजी कैसे इवॉल्व हुआ, इंडिया में साइकोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि जो इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ब्रिटेन के जैसे, लंदन का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके जैसा हो। तो उन्होंने इंग्लैंड जैसा एजुकेशन सिस्टम चलाने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा जैसी साइकोलॉजी वहां पढ़ाई जा रही है ऐसी साइकोलॉजी यहाँ भी पढ़ाई जाए। तो इसके इंस्ट्रक्शन दिए गए। कलकत्ता यूनिवर्सिटी उस टाइम कह सकते हैं कि इंडिया की एक बहुत डेवलप यूनिवर्सिटी थी। सभी लोग ज्यादातर जो अच्छी एजुकेशन चाहते थे वो इंडिया में कलकत्ता यूनिवर्सिटी जाते थे। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के उस टाइम के जो प्लानिंग हेड थे वो थे आशुतोष मुखर्जी।
ऊपर से आशुतोष मुखर्जी के पास इंस्ट्रक्शन आए कि ठीक है यहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ाना है, तो उनके इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर 1905 में जो आशुतोष मुखर्जी थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के देन प्लानिंग हेड, उन्होंने साइकोलॉजी को सिर्फ पीजी पाठ्यक्रम के रूप में, ऐसे पीजी कोर्स कह सकते हैं कि उन्होंने साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया। पीजी कोर्स कहाँ पे किया? कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पहली बार मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में कह सकते हैं, एक पीजी कोर्स के रूप में साइकोलॉजी को पढ़ाया गया, और इसका क्रेडिट किसको जाता है? आशुतोष मुखर्जी को जाता है, क्योंकि पहली बार उन्होंने साइकोलॉजी को एज ए पीजी कोर्स इंट्रोड्यूस किया। कहाँ? कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। इसके बाद में आशुतोष मुखर्जी थे, उन्होंने गिरिंद्रनाथ जो ब्रजेंद्रनाथ सील थे 1915 में, उन्होंने जो आशुतोष मुखर्जी थे ब्रजेंद्रनाथ सील को उन्होंने क्या किया? इंस्ट्रक्शन दिए कि साइकोलॉजी की एक लैब बनाई जाए, साइकोलॉजी का एक सिलेबस ड्राफ्ट किया जाए। ठीक है, तो उनके इंस्ट्रक्शन पर ब्रजेंद्रनाथ सील ने साइकोलॉजी की क्या की? एक प्रयोगशाला खोली, एक एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जहाँ पर साइकोलॉजी के एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे, उसकी जो लैब थी वो स्टैब्लिश की। ये जो लैब थी एशिया की कह सकते हैं दूसरी लैब थी। इससे पहले एशिया में साइकोलॉजी की लैब कहीं नहीं थी। वर्ल्ड में होंगी, यूरोप में होगी, ठीक है, अमेरिका में होगी, अमेरिका के जो जितने भी और कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें होगी, लेकिन ये एशिया की सेकेंड साइकोलॉजी लैब थी। इससे पहले जो फर्स्ट साइकोलॉजी लैब थी एशिया की वो जापान में थी। ठीक है, जो सेकेंड थी वो कहाँ थी? इंडिया में बनी थी। तो ये एशिया में कह सकते हैं कि एशिया में जो सेकेंड साइकोलॉजी की लैब थी वो इंडिया में बनी थी, जो फर्स्ट थी वो जापान में बनी थी। ठीक है, तो ये किसके बेसिस पर हुआ? ये किसके प्रोफेसर जो थे आशुतोष मुखर्जी, उन्होंने ब्रजेंद्रनाथ सील को कहा, और ब्रजेंद्रनाथ सील ने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की जो लैब थी वो एस्टैब्लिश की। कब की? 1915 में। इसके बाद में 1916 में NN सेनगुप्ता ने कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम मनोविज्ञान विभाग की स्थापना की। जो सिलेबस ड्राफ्ट किया था और एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की जो लैब एस्टैब्लिश काम करने का जो काम किया था वो प्रोफेसर ब्रजेंद्रनाथ सील ने कर दिया था, ब्रजेंद्रनाथ सील ने। उसके बाद में 1916 में NN सेनगुप्ता, नरेंद्रनाथ सेनगुप्ता, इनका पूरा नाम है नरेंद्रनाथ सेनगुप्ता, ठीक है। उन्होंने क्या किया? जो साइकोलॉजी की जो लैब थी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की जो लैब थी, उस लैब को ही उसको उन्होंने क्या कर दिया? एज अ डिपार्टमेंट फॉर्म कर दिया, उसका रिफॉर्म किया, और साइकोलॉजी का पहला डिपार्टमेंट जो था, जैसे जितने भी यूनिवर्सिटीज में जो होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग विभाग होते हैं, जहाँ पे हर सब्जेक्ट की थॉरली स्टडीज होती है, क्लासेस लगती है, कंडक्शन होता है, रिसर्च होती है, PhDs होती हैं। तो ऐसा ही एक डिपार्टमेंट साइकोलॉजी का कलकत्ता यूनिवर्सिटी में खोला गया। किसको? एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की जो लैब थी उसको रिफॉर्म करते हुए, उसको कह सकते हैं कि और बड़ा करते हुए पहली बार 1916 में किसने ओपन किया साइकोलॉजी का पहला डिपार्टमेंट? NN सेनगुप्ता ने। फिर इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कि 1922 में प्रोफेसर गिरिंद्र शेखर बॉस, ये साइकोलॉजी में कह सकते हैं बहुत बड़ा नाम है। तो प्रोफेसर गिरिंद्र शेखर बॉस जो थे बेसिकली वो क्या थे? फ्रॉइड जो था, फ्रॉइड, सिगमंड फ्रॉइड, अगर आपने नाम सुना हो, सिगमंड फ्रॉइड, जिन्होंने साइको एनालिसिस का कॉन्सेप्ट दिया था, उससे क्लोजली बहुत ज्यादा क्या थे? रिलेटेड थे, उससे जुड़े हुए थे, उससे बहुत इन्फ्लुएंस थे, और उन्हीं के बेसिस पर उन्होंने एक रिप्रेशन का टॉपिक लेकर के उस पर उन्होंने किया। और साइकोलॉजी की जो कह सकते हैं इंडिया में पहली साइकोलॉजी की जो PhD मिली थी, साइकोलॉजी की जो PhD मिली थी, पहली PhD फर्स्ट साइकोलॉजी की जो PhD थी वो किसने? प्रोफेसर गिरिंद्र शेखर बॉस ने ली थी, और वो फ्रॉइड से बहुत इन्फ्लुएंस थे, और फ्रॉइड बात करते हैं साइको एनालिसिस की, तो उसी के बेसिस पर उन्होंने 1922 में इंडिया में साइको एनालिटिक सोसाइटी, इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी एस्टैब्लिश की। इंडिया में साइको एनालिटिक सोसाइटी 1922 में प्रोफेसर गिरिंद्र शेखर बॉस ने, क्योंकि क्या है, ऐसी ही एक अमेरिकन साइको एनालिटिक सोसाइटी है अमेरिका में, उसी के बेसिस पर, और जिसके बाद में 1924 में जो इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी बनी थी, इसको क्या था? अमेरिकन साइको एनालिटिक सोसाइटी जो थी उससे एफिलिएशन मिल गया था। जो एफिलिएशन था वो कब मिला था? 1924 में। 1924 में इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी को अमेरिकन साइको एनालिटिक सोसाइटी से एफिलिएशन मिल गया था, क्योंकि वो जो थी अमेरिकन, वो वर्ल्ड लेवल पे थी, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे थी, और बहुत पहले से एस्टैब्लिश थी। तो गाइडेंस के लिए हमारी जो साइको एनालिटिक सोसाइटी थी उसको किसकी मान्यता चाहिए थी? अमेरिकन साइको एनालिटिक सोसाइटी की थी, और उसको एफिलिएशन मिल गया।
फिर उसके बाद में 1924 में मैंने आपको बताया अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के बेस पर, जैसे जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन थी वो 1992 में बनी थी, 1892 में बनी थी। उसी के बेस पर 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बनाई गई। उसके बाद में 1925 में फर्स्ट इंडियन जर्नल पब्लिश हुआ। ठीक है, ये तो बात हुई कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम स्टडी करेंगे इसकी साइकोलॉजी के बेसिकली गोल्स क्या हैं। गोल्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, जानेंगे कि साइकोलॉजी को हम पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, इनके एक टॉपिक को हम क्या करेंगे फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। आज हमने साइकोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उन फैक्ट्स के बारे में हमने बात कर ली। फिर उसके बाद में हम फील्ड्स को स्टडी करेंगे कि साइकोलॉजी की फील्ड्स क्या क्या है। ठीक है, तो उन चीज़ों को हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। आज हमने साइकोलॉजी की हिस्ट्री जान ली कि साइकोलॉजी इमर्ज कैसे हुई, उसकी शुरुआत कैसे हुई। फिर साइकोलॉजी कह सकते हैं वर्ल्ड लेवल पे मॉडर्न साइकोलॉजी कैसे आया, फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन थे, लैब कब स्टैब्लिश हुई, पहली बुक किसने लिखी, इंडिया में साइकोलॉजी कैसे आया, साइकोलॉजिकल जो एसोसिएशन थी वो कैसे बनी। तो इंडिया में पूरा पढ़ लिया, ये पूरा पढ़ लिया। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम साइकोलॉजी के गोल्स और फील्ड्स एंड स्कूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए एंड नीडी वंस के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।